हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 फरवरी 2025 का डेली करंट अफेयर्स। इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू कवर 3 टॉपिक्स टुडे। पहला टॉपिक, शुड कन्विक्टेड पर्सन कंटेस्ट इलेक्शन। क्या जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो गिल्टी पाए गए हैं, जिसको कोर्ट ने प्रूव कर दिया है, क्या उनको इलेक्शंस कंटेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लीगली? जीएस पेपर 2 का पार्ट बनता है, प्रीलिम्स के लिए भी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट इज पॉलिटी। सेकंड टॉपिक इज आइंस्टीन रिंग, और आइंस्टीन का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे ये साइंस एंड टेक का पार्ट बनेगा, प्रीलिम्स के लिए ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज न्यूक्लियर एनर्जी, डेंजरस कंसेशंस ऑन लायबिलिटी। तो न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत सारी चीजें हैं जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, बट ये टॉपिक प्राइमरली मेंस के लिहाजे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2 है ना, खासकर जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये तीनों टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज शुड कन्विक्टेड पर्सन्स कंटेस्ट इलेक्शंस। अब देखो, इलेक्शन से रिगार्डिंग इंडिया में 2 एक्ट बनाए गए हैं, 2 एक्ट जिनका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में एक बनाया गया और एक 1951 में बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं आरपीए। डायरेक्टली आपके सिलेबस में, मेंस वाला जो सिलेबस है वहां पे आपको आरपीए मेंशन मिलेगा। डायरेक्टली इस पे से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर मेंस में पूछे ही जाते हैं, आरपीए से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब बात क्या है? बात है इलेक्शन में कंटेस्ट करने का, है ना। इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए क्या वो पर्सन कंटेस्ट करेगा जिसको कि कोर्ट ने सजा दिया हुआ है। इंडिया की कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, लोकल कोर्ट्स हो, अगर उसने किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है, गुनहगार साबित किया हुआ है, क्या उसको इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पुरानी लॉ जो अभी तक है वो क्या कहती है, इसके बारे में ही ये पूरा डिटेल्ड हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है, जो पिटीशन गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये बोलता है जो एक बार गिल्टी पाया गया, गिल्टी मतलब मान लो चोरी ही कर रहा था, उसको 3 साल की सजा हो गई, ठीक है, तो लाइफ टाइम बैन हो जाना चाहिए। लाइफ टाइम बैन कि वो लाइफ में कभी भी इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर पाए, ऐसी बात चल रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसके ऊपर हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि क्या लॉ कहता है। तो लॉ पहले हम देखते हैं आरपीए 1951 वाला। ये आरपीए 1951 में ही ये सारा कुछ मेंशन है कि कौन सा इलेक्शन ऑफेंस होगा, कौन सा इलेक्टोरल ऑफेंस होगा और कौन सा इलेक्टोरल ऑफेंस नहीं होगा। तो ये क्या बोलता है, ये आर्टिकल में क्या है वो देख लेते हैं। इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट का सेक्शन 8(1) और 8 क्लॉज 2 ये बोलते हैं disqualifies individual convicted of certain serious offenses such as terrorism। तो अगर कोई टेररिज्म जैसे क्राइम के लिए कन्विक्टेड है, करप्शन जैसे क्राइम के लिए कन्विक्टेड है, सेक्सुअल क्राइम्स के लिए कन्विक्टेड है, फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लाइफ टाइम बैन यहां पे भी नहीं लग रहा है। सेक्शन 8(3) क्या बोलता है, एनी इंडिविजुअल सेंटेंस टू इम्प्रिजन फॉर 2 years और मोर, मतलब 2 years और 2 years से ज्यादा का अगर यहां पे कन्विक्शन लगता है, कन्विक्शन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर 6 years फ्रॉम देयर रिलीज। जैसे ही उनको जेल से रिहा किया जाएगा उसके बाद भी 6 year तक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। जिनका भी जेल का टर्म 2 year या उससे ज्यादा है वो अपनी सजा काट लें, सजा काट के आने के बाद भी 6 year तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और 6 year के बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। सेक्शन 8 क्लॉज 4 जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया 2013 में, वो क्या बोलता है, प्रीवियसली अलाउड सिटिंग लेजिस्लेटर टू कंटिन्यू इन ऑफिस डिस्पाइट कन्विक्शन इफ दे अपील। मान लो कि लोअर कोर्ट ने किसी को सजा सुनाई है ना, लोअर कोर्ट ने किसी को कन्विक्ट करार दिया। कन्विक्ट मतलब उसने बोल दिया कि तुम दोषी हो। एक होता है एलिगेशन, एलिगेशन मतलब किसी को बोला गया कि दोषी है, अभी कोर्ट में उस पर कार्यवाही चल रही है, कोर्ट ने अभी कुछ फैसला जजमेंट नहीं दिया है, तो वो होता है एलिगेशन, वो एक चीज है। दूसरा, किसी भी कोर्ट ने सजा सुना दिया कि देखो तुम इसमें अभी दोषी पाए गए हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कन्विक्ट बोलेंगे।
तो कन्विक्शन के केस में जो पहले सेक्शन 8 क्लॉज 4 था वो बोलता था कि अगर कोई सिटिंग एमपी एमएलए है और आज उसको कोर्ट ने सजा सुना दिया, किसी कोर्ट ने कि हाँ तुमको तो 3 साल की सजा हो गई, 4 साल की सजा हो गई, 2 साल की सजा हो गई, 2 इयर्स की भी सजा अगर हो जाती है तो फिर उसको क्या करना था, फिर वो अगर हायर कोर्ट में अपील करता था तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे, हायर कोर्ट में अपील करेंगे ही, हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में करेंगे, फिर या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, या उसके ऊपर वापस से एक क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। पिटीशन तो पिटीशन चलता रहता है। तो ये पहले वाला एक्ट का प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोई सिटिंग लेजिस्लेटर है वो कंटिन्यू कर सकता है ना, डिस्पाइट कन्विक्शन इफ दे अपील्ड, अगर उन्होंने दोबारा अपील किया किसी हायर कोर्ट में तो वापस उनका वो जो सिटिंग है वो कंटिन्यू ही रहेगा। बट ये चीज चैलेंज हुआ और चैलेंज हुआ कौन से केस में हुआ, लिली थॉमस केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं। लिली थॉमस केस 2013 में इसको चैलेंज किया गया और वहां पे कोर्ट ने बोला कि ये प्रोविजन जो है, जो आरपीए 1951 का प्रोविजन है, ये प्रोविजन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि अगर एक बार कोर्ट ने बोल दिया कि आप दोषी हो तो हो, आप अपील करो, फिर हायर कोर्ट जब भी बोल देगी आप नहीं हो तो फिर ठीक है, उसके बाद से आप वापस कंटेस्ट कर सकते हो। लेकिन एक बार किसी भी कोर्ट ने आपको बोल दिया यू आर गिल्टी, यू आर कन्विक्टेड, तो यू आर कन्विक्टेड, है ना, कम से कम 2 साल की सजा होनी चाहिए थी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी जी उनपे 1-2 साल पहले क्या लगा, कोर्ट का कन्विक्शन आया, है ना, कहां से, गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। उसने क्या बोला कि राहुल गांधी ने जो भी मोदी परिवार है या मोदी कम्युनिटी के लोग हैं उनको क्या किया है, डिसग्रेस किया है थोड़ा सा, ठीक है, मोदी जी के बारे में कुछ बोला, फिर नीरव मोदी के बारे में कुछ बोला, फिर ऐसे ही बोला कि सारे मोदी लोग ऐसे ही क्यों होते हैं, तो ऐसा करके उन्होंने बोला था। तो फिर वहां पे उनपे कितने साल की सजा लगी थी, 2 साल की सजा लगी थी। और उस केस में मैक्सिमम जो सजा लगती है वो कितने साल की लगती है, 0 से 2 इयर्स की लगती है। तो जैसे ही 2 इयर्स लगा, अब वो सिटिंग एमपी नहीं थे, बट फिर मामला, सिटिंग एमपी नहीं थे, फिर मामला कहां गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक बात है, राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट हाँ इसमें मैक्सिमम पेनाल्टी कितना है, 2 इयर्स का है। अगर कोर्ट ने एक दिन कम की भी सजा सुनाई होती तो वो एमपी तो रह ही जाते उस टाइम पे भी। तो इसका मतलब अगर एक दिन भी सजा कम होती तो वो एमपी रह जाते, तो उनका एमपी हुड वापस से क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये केसेस हैं। आगे चलते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या बोलता है, इंपावर्स द इलेक्शन कमीशन टू रिमूव और रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन का जो पीरियड है उसको रिमूव कर दे या रिड्यूस कर दे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, सेक्शन 8 क्लॉज 1, 8 क्लॉज 2, 8 क्लॉज 3, 8 क्लॉज 4 जो कि हट गया, और सेक्शन 11, ये सब जो क्लॉजेज हैं डायरेक्टली कन्विक्टेड पर्संस वगैरह से रिलेट करते हैं, है ना, कि किनको किनको हटाया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 क्या प्रोवाइड करता है, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एलोकेशन ऑफ सीट, ये 1950 प्रोवाइड करता है। 1951 डिटेल में बहुत सारा प्रोसीजर, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें 1951 देता है। तो 1951 में और क्या रिलेवेंट सिचुएशंस है वो देखते हैं। रिलेवेंट सेक्शन क्या है, ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चंस मेंस में तो यही क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट बनता है मेंस के पर्सपेक्टिव से। सेक्शन 8 कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंस, disqualification if convicted of any offense and sentenced to imprison for 2 years or more। 2 साल और से उससे ज्यादा के केस में क्या हो जाएगा, कोई पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 6 months और मोर फॉर ऑफेंस लाइक प्रोमोटिंग इनिमिटी, ब्राइवरी, इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंस, वहां पे 6 months का क्या लगता है, इंप्रिजनमेंट लगता है, डिस्क्वालिफिकेशन तो लगेगा ही। सेक्शन 8A क्या बोलता है, करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, डिस्क्वालिफाइड इफ फाउंड गिल्टी फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस बाय ए कोर्ट। सेक्शन 9 क्या बोलता है, डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, डिस्क्वालिफाइड इफ डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयलिटी। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस से डिसलॉयलिटी या करप्शन के दम पे उसको गवर्नमेंट ने निकाल दिया नौकरी से, फिर वो इलेक्शन के लिए भी क्या है, डिस्क्वालिफाइड है कंटेस्ट करने के लिए। सेक्शन 9A क्या बोलता है, डिस्क्वालिफाइड इफ होल्डिंग सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में है गुड्स सर्विसेज पब्लिक वर्क के लिए, तो भी वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा। सेक्शन 10 डिस्क्वालिफाइड इफ होल्डिंग द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग एजेंट, मैनेजर और सेक्रेटरी
इन अ गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉर्पोरेशन, तब भी वो डिस्क्वालिफाइड है। सेक्शन 10A डिस्क्वालिफाइड फॉर फेलिंग टू सबमिट इलेक्शन एक्सपेंस अकाउंट, अगर टाइम से इलेक्शन एक्सपेंस अकाउंट भी नहीं दिया कि कितना इलेक्शन में खर्चा कर रहा है, तभी भी डिस्क्वालिफाइड है। तो ये ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर आरपीए 1951। ये ध्यान रखना है, ये कौन सा आरपीए है, 1951, ये 50 की बात हो रही थी। आगे चलते हैं, करंट लीगल फ्रेमवर्क वगैरह क्या बोलता है। 2002 में एक एनजीओ है, वो एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट एनजीओ है। जब आप जीएस पेपर 2 पढ़ते हो और रोल ऑफ एनजीओ पढ़ते हो, तो इसमें इसका नाम आप जरूर याद रखो, मेंस में लिखने में काम आता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर। एडीआर क्या बोलता है, मैंडेटेड द डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड बाय ऑल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिक करें। पब्लिक के पास क्या होना चाहिए, राइट टू चूज होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और ज्यादा उभर के तब आएगा जब उनके सामने ये पता रहे कि कौन सा पर्सन जो है, कौन सा कैंडिडेट कितना क्रिमिनल केस लेके आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। ऑब्वियसली एनजीओ कौन होता है डिसीजन देने वाला, लिली थॉमस केस जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे 2013 वाला, कि अगर कोई पर्सन एमपी एमएलए सीटेड है जो बैठा हुआ है, वो अगर किसी एक कोर्ट ने उसको गुनहगार बता दिया, कन्विक्ट बता दिया, तो फिर वो हट जाएगा। वो गुनाह, वो सजा 2 साल या उससे ज्यादा की होनी चाहिए तब, है ना, तो फिर वो भी चला जाएगा। ठीक है, फिर जन चौकीदार केस में उस साल क्या बात हुआ, अपहेल्ड दैट इंडिविजुअल इन जेल सीज टू बी इलेक्टर, जो इंडिविजुअल जेल में है वो इलेक्टर नहीं रहेगा, एंड आर देयरफॉर नॉट क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन। जो जेल में है वो इलेक्टर ही नहीं है, तो फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट भी नहीं कर पाएगा। बट पार्लियामेंट ने इसको फिर से अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया, है ना, बाद में इस पे और सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग उस तरह से नहीं आया, पार्लियामेंट ने इसको चेंज कर दिया। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018, द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज द नीड फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में डीक्रिमिनलाइजेशन की जरूरत है। बहुत सारे एमपी एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, है ना, कुछ लोग क्रिमिनल केसेस में सजा पाके कन्विक्ट होके भी आ चुके हैं, कुछ में चल रहा है। तो इनको क्या करना चाहिए, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करें तो आप देखोगे 2009 की बात, 2009 से ले लो, और कहां से ले लो आप, 2009 से 2024 तक ले लो। 9 में जनरल इलेक्शन था, 14 में था, 19 में था, 24 में था। एमपीज विद क्रिमिनल केसेस, 30% लोकसभा के एमपी क्रिमिनल केस थे, 30%। 34% कब थे, 2014 में, 2009 में 44%, और 2024 में 46% लोकसभा के एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, कैंडिडेट विद क्रिमिनल केसेस। ठीक है, तो ये एमपीज विद क्रिमिनल केसेस। और कैंडिडेट की अगर बात करें तो कैंडिडेट 20% ऐसे थे जिन पे क्रिमिनल केसेस थे, बट ज्यादा वही लोग इलेक्ट हुए जिन पे क्रिमिनल केसेस थे। एक तरह से ये क्या हो गया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मैक्सिमम लोग जो क्रिमिनल केसेस थे, वैसे लोग कितने परसेंट कैंडिडेट थे, 20%, है ना, जितने भी कैंडिडेट थे उसमें 20% पे क्रिमिनल केस चल रहा था, बट वैसे लोग इलेक्ट कितने हुए, 46%। तो इसका मतलब उनके इलेक्ट होने का परसेंटेज बहुत हाई हो रहा है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आप इसको बोल सकते हो, सीधे सीधे बोल सकते हो। और इसमें एक एसोसिएशन जो सबसे आगे दिखती है वो आपको क्या दिखती है, एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। वो चाहते हैं कि इंडिया में और ज्यादा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है। अब जाओ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर दो, वोट देके आ जाओ, गवर्नमेंट बन जाए, यही डेमोक्रेसी नहीं है, और ज्यादा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होते रहे। जुडिशियल एंड एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, द सुप्रीम कोर्ट, लॉ कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन हैव ऑल रिकमेंडेड स्ट्रिक्टर डिस्क्वालिफिकेशन नॉर्म्स। डिस्क्वालिफिकेशन नॉर्म और ज्यादा क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट। आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ अलाउइंग कन्विक्टेड पर्सन टू कंटेस्ट इलेक्शन, रिहेबिलिटेशन एंड सेकंड चांस, है ना। अब बात यह आती है कि अगर हम लोगों को डिबार कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि इनको इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करने दे रहा है, तो उसके अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट। एक तो है कि रोक दो, उससे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रुकेगा, है ना, पॉलिटिक्स और प्योर होगा, ये सब सारी चीजें हैं। बट अगर दूसरा साइड का आर्गुमेंट देखा जाए तो क्या है, नेल्सन मंडेला भी बहुत साल जेल में थे, बट बाहर निकल के क्या बने, प्रेसिडेंट बने। ठीक है, 27 ईयर जेल में रहने के बाद भी वो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन एंड सेकंड चांस मिलना चाहिए क्रिमिनल्स। एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, एथिकल पर्सपेक्टिव सोच सकते हो। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, द लीगल प्रिंसिपल इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इज फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी। तो अगर किसी को लोअर कोर्ट ने गिल्टी दिया, हो सकता है कि हाई कोर्ट उसको ओवरटर्न कर दे, सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरटर्न कर दे। तो जब तक फाइनल लीगल रेमेडी वो एग्जॉस्ट नहीं कर लेता, फाइनल लीगल रेमेडी,
तब तक उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, है ना, पनिशमेंट भी बहुत बार डिसप्रोपोर्शनेट होता है किसी और क्राइम के लिए कुछ और। नॉट ऑल कन्विक्शन इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड और क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। बहुत सारी चीजें क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी नहीं है, बहुत सारी चीजें क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। मान लो कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और उसी में कुछ उसका वीडियो आ गया या कुछ हो गया कि उसको 3 साल की सजा हो गई या 2 साल की सजा हो गई, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में फिर उसको इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है। जुडिशियल डिलेज, मेनी केस टेक्स ईयर्स इवन डिकेड्स फॉर फाइनल रेजोल्यूशन। फाइनल, एक कोर्ट फिर अपील। बैनिंग इंडिविजुअल बेस्ड ऑन लोअर कोर्ट रूलिंग कुड बी अनफेयर इफ दे आर इवेंचुअली एक्विटेड। ठीक है, तो ये है कि कन्विक्टेड पर्सन को कंटेस्ट करने दो भाई, ये आर्गुमेंट फेवर में है। इसके पहले क्या था कि नहीं करने दो। वे फॉरवर्ड क्या है कि लाइफ टाइम बैन में भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। लाइफ टाइम बैन उन क्राइम्स के लिए, हीनियस क्राइम्स के लिए हो सकता है, मर्डर के लिए, रेप के लिए, करप्शन के लिए, while allowing judicial review for politically motivated cases। politically motivated बहुत सारे केस होते हैं अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट, वहां पे क्या होना चाहिए? जुडिशियल रिव्यू का चांस होना चाहिए। strengthen law to bar individual from contesting election once charges are framed for serious offense। अगर सीरियस ऑफेंस के लिए चार्ज फ्रेम है, फॉर एग्जांपल अमृतपाल सिंह एमपी बन गए, है ना, उनपे सेडिशियस चार्जेस हैं, है ना, प्रो खालिस्तान चार्जेस हैं। इलेक्टोरल एंड जुडिशियल रिफॉर्म और होना चाहिए। फास्ट ट्रैक ट्रायल ऑफ पॉलिटिशियन होना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला भी है कि स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए। स्ट्रेंथन द इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी टू स्क्रूटनाइज कैंडिडेट एंड इन्फोर्स स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर नॉर्म और क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सारा चीज होना चाहिए। अगर हम एक क्वेश्चन प्री का लिखा लें और एक क्वेश्चन मेंस का ले लें, तो ये प्री का क्वेश्चन है और ये मेंस का क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है ना। इसमें सेकंड जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू आरपीए 1951 अ पर्सन कन्विक्टेड, है ना, ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस and sentenced to imprisonment for how many years? 5 years is permanently disqualified। permanently disqualified कोई नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नहीं कहता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये चीज डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो नीदर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें जो मेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। जो लोग करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए गिल्टी पाए गए हैं, उनको डिस्क्वालीफाई जो किया जा रहा है, उसका प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए अंडर द आरपीए एक्ट। आरपीए एक्ट के अंदर ये 2020 का क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस का। इसके पहले 2019 का क्वेश्चन था, है ना, कि आरपीए 1950 और आरपीए 1951 में क्या डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर और एवरी ऑल्टरनेट ईयर, एवरी 1 or 2 times in 2-3 years you will get questions in UPSC on आरपीए और इलेक्शंस के बारे में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। और सेम फॉर एपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन आपको मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आते हैं आइंस्टीन रिंग के बारे में। आइंस्टीन का रिंग क्या है? तो आइंस्टीन रिंग क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप हैज डिस्कवर्ड अ रेयर आइंस्टीन रिंग अराउंड द गैलेक्सी एनजीसी लोकेटेड 590 मिलियन लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ। जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का नाम क्या है? गैलेक्सी एनजीसी 6505, है ना, जो कि 590 मिलियन लाइट ईयर अलग दूर है, उसके अराउंड हमें रेयर आइंस्टीन रिंग मिला है। मतलब आइंस्टीन रिंग खुद में क्या होता है? रेयर चीज है, वो हमें मिला है। तो आइंस्टीन रिंग है क्या? आइंस्टीन रिंग इज अ सर्कुलर रिंग ऑफ लाइट। लाइट है ये, अगर गैलेक्सी है तो उसका एक सर्कुलर रिंग जो है उसको क्या बोलोगे? आइंस्टीन रिंग। फॉर्म्ड अराउंड ए गैलेक्सी, गैलेक्सी के अराउंड हो सकता है, डार्क मैटर के अराउंड हो सकता है, और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के अराउंड हो सकता है। और इसका रीजन क्या होता है? रीजन इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। लेंस तो समझते हो ना, लेंस किसी चीज को क्या कर सकता है? लेंस, अगर लेंस से हम लोग पास कराते हैं रेज, तो लेंस क्या कर सकता है? फोकस कर सकता है ना, डाइवर्ज कर सकता है और कॉन्वर्ज कर सकता है। ये सारी चीजें कौन कर सकता है? लेंस कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लेंस। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मैसिव जो ऑब्जेक्ट होते हैं, गैलेक्सीज जो होते हैं, उनमें भी ये डाइवर्जेंस की या फिर कन्वर्जेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, लाइट को डाइवर्ज करना या फिर कन्वर्ज करना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे एक गैलेक्सी की और यहां पे दूसरा पुराना गैलेक्सी है जहां से लाइट जा रहा है, तो यहां से लाइट क्या हो जाता है? कुछ ऐसे
दिखाई देने लगता है। और यहाँ पे आकर अगर टेलीस्कोप है जो कि यहाँ से वॉच कर रहा है तो उसको ऐसे करके कुछ लाइट ऑब्जर्व होता है ना। तो इसके अराउंड में उसको क्या दिखता है, ऐसा कुछ लाइट का रिंग दिखता है जिसको हम क्या बोलेंगे, आइंस्टीन रिंग बोलते हैं। समझ में आ रही बात है ना। और ये किस वजह से होता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। बीच में जो ये हेवी ग्रेविटेशनल एलिमेंट है, हेवी मास है, चाहे वो गैलेक्सी है चाहे कुछ है, उसके वजह से लाइट ऐसे डाइवर्ज होके फिर ऐसे कन्वर्ज होते हुए अपीयर देंगे। ग्रेविटेशनल लेंसिंग अकर्स व्हेन अ मैसिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक ए गैलेक्सी और गैलेक्सी क्लस्टर बेंड एंड एम्पलीफाइज द लाइट। इस लाइट को बेंड कर दिया और एम्पलीफाई कर दिया फ्रॉम अ मोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट along the same line of sight। ये लाइन ऑफ साइट क्या है, सेम। करंट न्यूज क्या है, रिसेंटली डिस्कवर्ड आइंस्टीन रिंग अराउंड गैलेक्सी NGC 6505 एक्टेड एज अ ग्रेविटेशनल लेंस, है ना। तो इसने ग्रेविटेशनल लेंस की तरह एक्ट किया। इस NGC 6505 ने मैग्नीफाइंग अ डिस्टेंस गैलेक्सी 4.42 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। जो गैलेक्सी इतना दूर था उसके लाइट को क्या किया, उसने मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, आइंस्टीन रिंग एक्सप्लेन करते हैं। डिस्टेंट गैलेक्सी, ये रहा आपका गैलेक्सी जो क्या करेगा, लाइट को यहां पे बेंड कर रहा है ना। गैलेक्सी बेंड द लाइट रेज एट द डिस्टेंस गैलेक्सी। टेलीस्कोप से कुछ ऐसा दिख रहा है, इस गैलेक्सी के अराउंड ऐसा कुछ लाइट का रिंग दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइंस्टीन रिंग बोल देंगे। ठीक है, ओके। रेयरिटी ऑफ आइंस्टीन रिंग, बहुत रेयर है, विथ लेस देन 1% गैलेक्सी हैविंग एन आइंस्टीन रिंग। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, ऐसे खुले आंखों से नहीं दिखेगा, है ना, बहुत ही बढ़िया टेलीस्कोप से दिखेगा, जैसे यूक्लिड। नीड टू स्टडी, अगर डार्क मैटर को स्टडी करना है, डार्क यूनिवर्स को, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, डिस्टेंट गैलेक्सीज को स्टडी करना है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को करना है, तो ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। अबाउट NGC 6505 गैलेक्सी। NGC 6505 is an elliptical galaxy classified as ESO located in the Draco constellation in the northern celestial hemisphere। तो NGC 6505 गैलेक्सी के बारे में भी जान लो। ड्रैको कॉन्स्टलेशन में होता है, ये ड्रैको कॉन्स्टलेशन में पड़ता है। ड्रैको कॉन्स्टलेशन इलिप्टिकल है, थोड़ा इलिप्स जैसा दिखेगा। ड्रैको इज ए कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई दैट लुक्स लाइक अ ड्रैगन। इट इज द 9th लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन। इतना डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ड्रैको कॉन्स्टलेशन आप जरूर याद रख लीजिएगा, और इलिप्ट जैसा या ड्रैगन जैसा शेप जरूर आप याद कर लीजिएगा। थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, and this is also the last topic of the day, nuclear energy, dangerous concessions on liability। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी वैसे सुनने में तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है ना। न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर में दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिशन। तो फ्यूजन और फिशन दो फेनोमेना हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़ा एटम है ना, यूरेनियम, वो उसका न्यूक्लियस क्या हो गया, दो छोटे छोटे एटम में टूट गया, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, और यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। तो वो एनर्जी रिलीज हुई तो ये किसके वजह से हुई, फिशन की वजह से हुई, कि एक बड़ा जो न्यूक्लियस है वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया, और साथ में यहाँ पे मास से क्या रिलीज हुआ, एनर्जी इज इक्वल टू mc²। तो ये एनर्जी जो है, अगर ये अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड ऐसे बड़े एटम, बड़े न्यूक्लियस टूटते जा रहे हैं और एनर्जी निकलती जा रही है, तो वो क्या बन गया, आपका न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा था। बट अगर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो कंट्रोल्ड वो में क्या निकलता है, एनर्जी। तो इसी को हम क्या यूज करते हैं, एज अ न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। तो जापान ने, रशिया ने, USSR ने इन सब न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना स्टार्ट किया। और आज के डेट में अगर हम बात करें तो फ्रांस जो है, फ्रांस में 40% से ज्यादा जो एनर्जी यूज होती है वो कौन सी एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। इंडिया में उसका आई थिंक 2% के आसपास शेयर किसका है, न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर है। तो क्या हम लोग इतने एबल हैं, क्या इंडिया के पास ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी वाली कंपनीज हैं? इंडिया के पास ऐसी बहुत सारी कंपनीज नहीं है। हम रशिया के हेल्प से और कंट्री की हेल्प से, सब रशिया, फ्रांस, US, सारी कंट्रीज से, जहां जहां जापान, हमने क्या साइन किया हुआ है, हमने न्यूक्लियर, सिविल मतलब सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स साइन किया हुआ है ना। अब बात है डिजास्टर्स कि मान लो ये जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है वो अनकंट्रोल हो जाए, रिएक्टर फट जाए, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो आगे, उसके जो भी रेडियो एक्टिविटी है वो आसपास डिस्पर्स होने लगेगी, एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, एक तरह से एटॉमिक बम जैसा ही बन जाएगा अगर ये क्या हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा देखा गया जापान में फुकुशिमा डिजास्टर हुआ। ठीक है, सुनामी वगैरह की वजह से भी था और ऐसे भी था।
उसके अलावा आपने चेर्नोबिल डिजास्टर देखा होगा, चेर्नोबिल के ऊपर तो हॉट स्टार पे आपको क्या मिलेगा, वेब सीरीज भी मिल जाएगा, यूएसएसआर में चेर्नोबिल। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो ब्लास्ट कर चुके हैं, फट चुके हैं, उनकी वजह से डिजास्टर हो चुका है। और डिजास्टर होता है तो आसपास के जो लोग होते हैं उन पर बहुत ज्यादा खतरा आता है, मरते हैं वो लोग, ठीक है, परेशान होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेज होता है। तो जो भी कंपनी ये टेक्नोलॉजी लेके आ रही है उसके ऊपर इंडिया ने लॉ बनाया है ना, जिसको सिविल लाइबिलिटी लॉ वगैरह हम लोग बोलते हैं। तो अब क्या है, इस बार बजट में हमारी जो आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, तो उन्होंने बोला है कि जो भी न्यूक्लियर बेचने वाले सप्लायर्स के ऊपर जो लाइबिलिटी है उसको हम लोग कम करेंगे, है ना, कि ब्लास्ट हो तो उनकी बहुत ज्यादा लाइबिलिटी नहीं हो, लाइबिलिटी होगी बट पहले से हमारे पास जो लॉज है उसमें उनकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा रखी गई है। इसी वजह से बहुत सारी यूएस वगैरह की कंट्रीज जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करती हैं। यूएस के साथ हमारा अग्रीमेंट बहुत पहले साइन हो गया था, है ना, मोर देन 15 ईयर्स अगो, ठीक है, बट अभी तक 2008 के आसपास हमारा अग्रीमेंट साइंड है, बट अभी इसमें कोई भी यूएस की कंपनी इंडिया में ऑपरेट नहीं करती है लाइबिलिटीज कॉज की वजह से, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट की वजह से और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट की वजह से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो अब बजट में चूंकि अनाउंस किया गया कि हम लोग क्या करेंगे, इसको कम करने वाले हैं। तो यह आर्टिकल यही कहता है न्यूक्लियर एनर्जी डेंजरस कंसेशन, अगर हम लाइबिलिटी में कंसेशन देते हैं तो ये कंसेशन क्या होगा, डेंजरस कंसेशन होगा। तो हम लोग इस टॉपिक को होलिस्टिकली समझने वाले हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पे। रिसेंट अनाउंसमेंट इन इंडियाज यूनियन बजट regarding potential amendment to Atomic Energy Act and Civil Liability for Nuclear Damage Act has sparked significant debate. While this move is likely to please the United States, क्योंकि वहां की कंपनियां यहां इन्वेस्ट कर रही होंगी, it raises serious concern for India's nuclear safety. Safety के regarding concern है. Concern regarding the proposed amendment. Any attempt to indemnify nuclear manufacturer from liability in case of an accident not only endangers public safety बट ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस। देखो दो लोग होंगे, एक तो होंगे मैन्युफैक्चरर्स और एक होंगे ऑपरेटर्स जो यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। तो मैन्युफैक्चरर की गलती से भी कुछ हो सकता है और एक ऑपरेटर की गलती से भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैन्युफैक्चरर को इंडेमनीफाई किया जाएगा कि कुछ भी हो आपका लाइबिलिटी नहीं है ना, तो फिर वो क्या होगा, वो उससे अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस जैसे प्रिंसिपल इरोड होते हैं, ऐसा यह आर्टिकल बोलता होते ही है। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट क्या है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट क्या है, आप समझ सकते हो। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट कब आया, 2010 में, इज एन इंडियन लॉ दैट डिफाइंस लाइबिलिटी इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट। न्यूक्लियर एक्सीडेंट जब होगा तो विक्टिम्स को कंपनसेशन देना पड़ेगा। प्राइमरी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसके पास, फॉर एनी न्यूक्लियर एक्सीडेंट रेस्ट विद द प्लांट ऑपरेटर। प्लांट जो ऑपरेट कर रहा है उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऑपरेटर की लाइबिलिटी कितनी होगी, 1500 करोड़ की होगी। उससे ज्यादा अगर खर्चा आता है लाइबिलिटी का तो फिर वो कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। गवर्नमेंट देगा मतलब आपके हमारे जो टैक्स पेइंग मनी है उससे देगा। एटॉमिक एनर्जी एक्ट क्या है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का है, रेगुलेट्स द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। तो हमने 1962 में डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करेंगे और पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे, वाइल इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेंगे। It gives the government exclusive control over nuclear material plant and research। मतलब गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल है, प्राइवेट कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। The act also cover radiation safety, uranium mining, reactor operation and waste disposal to prevent misuse and ensure public safety। अब लाइबिलिटी कंसर्न्स क्या है, रिस्क ऑफ कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट जो कि देखा गया है ना, फुकुशिमा दाइची डिजास्टर। लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर सप्लायर, सप्लायर के लिए लाइबिलिटी क्या है, कम है। In many countries, nuclear suppliers are indemnified, placing financial liability entirely on plant operator and government। एक हो गया सप्लायर, एक हो गया ऑपरेटर, एक हो गया गवर्नमेंट। These are the stakeholders। तो स्टेक होल्डर में सबसे ज्यादा लाइबिलिटी किसके ऊपर है, ऑपरेटर और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज में। जनरल इलेक्ट्रिक विच डिजाइन द फुकुशिमा रिएक्टर फेस नो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पे ड्यू टू जापान लाइबिलिटी लॉ, जापान में ऐसा ही लॉ था। इनसफिशिएंट कंपनसेशन फॉर विक्टिम, विक्टिम को कंपनसेशन कम मिलता है। इंडिया सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट कैप्स लाइबिलिटी एट 1500 करोड़, जबकि फुकुशिमा में कितना आया था, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था, 2046 लाख करोड़ था। 2046 लाख करोड़, सोचो इसका डबल तो अपना जीडीपी है, ठीक है। इंडिया अप्रोच टू न्यूक्लियर लाइबिलिटी एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, लाइबिलिटी कैप वर्सेस अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन सम कंट्रीज।
कुछ कंट्रीज में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इंडिया कैप्स ऑपरेटर लाइबिलिटी जो ऑपरेट करेगा उसका लाइबिलिटी भी 1500 करोड़ भी ही है, और जरूरत पड़ा तो गवर्नमेंट देगी। कुछ कंट्रीज में जर्मनी इंपोजेज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यूएस प्राइस एंडरसन एक्ट एस्टैब्लिशेस अ लार्ज इंडस्ट्री बैक्ड फंड फॉर डैमेजेस बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। एग्जांपल क्या है? चेर्नोबिल डिजास्टर 1986 में हुआ था यूएसएसआर में, रशिया यूक्रेन में। सोवियत गवर्नमेंट बोर द एंटायर कॉस्ट, सोवियत गवर्नमेंट ने पूरा कॉस्ट बियर किया, वेयर एज इंडियन एक्सीडेंट बियॉन्ड 1500 करोड़ वुड शिफ्ट द फाइनेंशियल बर्डन टू टैक्स पेयर, मतलब गवर्नमेंट। ठीक है। इंडियाज अप्रोच टू न्यूक्लियर लायबिलिटी एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड। ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या कहता है कि एक ग्लोबल न्यूक्लियर लायबिलिटी रिजीम है। ग्लोबल न्यूक्लियर लायबिलिटी रिजीम का इंडिया पार्ट नहीं है। होता तो वर्ल्ड में कहीं भी अगर ऐसा होता डिजास्टर तो वो ग्लोबल न्यूक्लियर लायबिलिटी रिजीम से पे हो रहा होता, बट इंडिया पार्ट नहीं है तो इंडिया में डिजास्टर होगा तो इंडिया को वैसा कंपनसेशन नहीं मिलेगा। बट चूंकि 40% से ऊपर फ्रांस की एनर्जी न्यूक्लियर से आती है, फ्रांस उसका पार्ट है और इसी से उसका फंड किया जाएगा। इफ ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट अकर्स इन फ्रांस, CSC members contribute to compensation, but in India all financial burden remain domestic। तो ये जो है ग्लोबल न्यूक्लियर लायबिलिटी रिजीम, ये आपको पता होना जरूरी है। मे बी प्रीलिम्स में आपको यही पूछा जा सकता है। की रीजंस टू अमेंड द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड द सिविल लायबिलिटी एक्ट, न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड सप्लायर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और सप्लायर को क्या करना, अट्रैक्ट करना कि और ज्यादा फॉरेन से लोग आए और यहाँ सप्लाई लगाएं। एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी, India aims to increase its nuclear power generation to meet rising energy demand and climate goals. Simplifying liability laws could accelerate agreement with international partner and facilitate the construction of new nuclear plant. तो हमें क्या चाहिए? हमें नेट जीरो कार्बन वाला इकोनॉमी बनना है, तो हमें एटॉमिक एनर्जी में हम और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? The government should amend the civil liability for nuclear damage act to ensure a balanced risk sharing mechanism. रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म हो ऑपरेटर के बीच और सप्लायर के बीच। इन्वेस्टमेंट आर नीडेड इन एडवांस रिएक्टर सेफ्टी टेक्नोलॉजी, रिएक्टर का सेफ्टी में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी ओवरसाइट होना चाहिए, एक रेगुलेटर होना चाहिए जो नजर रखे, है ना, जैसे बैंक्स के लिए RBI है वैसे ही। डेवलपिंग रोबस्ट वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है न्यूक्लियर वेस्ट उसका कैसे उसको मैनेज करना है, इसके लिए रोबस्ट वेस्ट मैनेजमेंट एंड इंडिजिनस कैपेबिलिटीज डेवलप होना चाहिए। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू, जय हिंद।